समझ आता है कि नहीं चीज को, समझ आना चाहिए। अच्छा इधर खामोश। कल हमने क्या किया, कल हमने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था, फ्रेश प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन की थी, प्रोजेक्ट ऑफ रिएक्ट। ओके अच्छा, उसके रिएक्ट प्रोजेक्ट में हमने इंस्टॉल करके, मैं खोल लेता हूँ इसको, सुफियान नाम रखा था प्रोजेक्ट का, इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर हमने इसकी सारी फाइलें डिलीट करके अपनी मर्जी से फाइलें बनाई, इसके कंपोनेंट्स डिलीट किए थे, फिर उसको अपनी मर्जी से बनाया था। सुफियान क्या सोच रहा है, उसको अपनी मर्जी से बनाया था। ठीक है, सो आज भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा करता हूं मैं कि मैं ये सारे का सारा कोड आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जैसे ही आप लोग घर जाओ ये कोड आना हम गिटहब पे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग घर जाओ इसका क्लोन ले लो, कॉपी करके अपने सिस्टम में यूज करोगे, सिस्टम में यूज करोगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा व्हाटएवर, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा। अच्छा तो हमने क्या किया था, हमने इसकी एक्स्ट्रा फाइलें, हाँ मैं कर रहा हूँ जूम, हमने इसकी एक्स्ट्रा फाइलें डिलीट कर दी। ठीक है, पब्लिक में से हमने कोई खास फाइल डिलीट नहीं की थी। फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक से डिलीट कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैनिफिट और ये रोबोट को छोड़ के ही नजर आ रहा है ना, मैनिफेस्ट और रोबोट्स को छोड़ के हम ये लोगो वाली फाइलें डिलीट भी कर दें, फेविगन वाली फाइलें डिलीट भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हम यूज ही नहीं कर रहे। तो जो चीज यूज नहीं करे उसको फिर रखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा पहली बात, तो इंडेक्स वाली तो नहीं ना कर सकते, इंडेक्स वाली तो मेन फाइल है ना हमारी। ठीक है ना, तो हमने नोड मॉड्यूल्स में देखा कि हमारे जितने सारे के सारे पैकेजेस हैं वो सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स में ऑलरेडी मौजूद हैं, और हमें कोई नया रिक्वायर्ड है, जैसे हमें बूटस्ट्रैप रिक्वायर्ड है तो हम नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हम अभी करेंगे बूटस्ट्रैप, लेकिन पहले कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, उसके बाद पब्लिक में गए थे, पब्लिक में हमारे पास मैंने बताया था कि ये वाली हमारी मेन फाइल है। मेन फाइल में इसमें मेन चीज क्या थी, मेन फाइल में हमारी मेन चीज ये थी। ठीक है, ये वाली नजर आ रहा है ना, नहीं आ रहा नजर, इस साइड पे कर लो, इनको नहीं आ रहा नजर, करवाओ भाई। ठीक है ओके, सो ये जो रूट था ये वाला, बाहर कर देना शुरू, ये रूट था जो ये वाला, इस रूट को यूज करते हुए, अच्छा चुप कर जाओ भाई, ये जो रूट था ये वाला, इस रूट को यूज करते हुए हमारी सारी की सारी जो वेबसाइट है वो एग्जीक्यूट हो रही थी। वो एग्जीक्यूट कहाँ से हो रही थी, वो एग्जीक्यूट हो रही थी सोर्स वाली फाइल के अंदर से। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सोर्स वाली फाइल के अंदर हमारी एक फाइल मेन फाइल है, वो कौन सी है, index.js। याद करो जब हम पहले पढ़े थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंडेक्स फाइल इज द मेन फाइल ऑफ योर वेबसाइट। तो ये index.js जो है ये हमारी इस वक्त मेन फाइल है। इसमें क्या होगा, इसमें हम बाकी के कंपोनेंट्स ऐड करते जाएंगे तो ये आगे चलता जाएगा। ये किसने किया हुआ है, अच्छा एनीवेज मैं इसको भी खत्म कर रहा हूँ, जिसने भी किया है मैं इसको भी खत्म कर रहा हूँ, एंड मैं इसको भी खत्म कर रहा हूँ। ये आज हमने इसका प्रोफेशनली यूज कर देखना है कि हम, आपको पता लग गया ना कि ये, अब हम इसके ऊपर कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके देखेंगे, कोशिश करेंगे साइट बनाए, कोशिश करेंगे डाटा पास आउट करके देखें, कंपोनेंट्स ट्राई करेंगे थोड़े से। सो इसको रन करते हैं, रन कैसे करते थे, npm start, आवाज आनी चाहिए। ओके सो here we go। अच्छा इस एक से दो लेक्चर्स के बाद ना, हम आज क्या दिन है, वेडनेसडे, सर कोशिश करेंगे कल और परसों में हम डेटाबेस पढ़ें। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये आना चाहिए, प्रैक्टिस ना करके आए होगे तो फिर प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। npm install, सॉरी start, npm install से क्या होता है,
npm इंस्टॉल हो जाता है। रिएक्ट में npm इंस्टॉल यूज कर सकते हैं। हाँ, कैसे? रिएक्ट को तो इंस्टॉल करो तो अंदर npm खुद ही इंस्टॉल हो जाता है ना। तो फिर अगर खाली npm इंस्टॉल करना पड़ जाए हमें तो वो क्यों करना पड़ेगा? मैंने कल आपको एक बात बताई थी, npm इंस्टॉल से क्या होता है, ये हमारा नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर आ जाता है ऐसे ही। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब हम गिटहब पे डाटा अपलोड करते हैं तो ये जो नोड मॉड्यूल्स है ये अपने अपने सिस्टम के हिसाब से होता है। सो आप लोग जब इसका क्लोन अपने पास लोगे तो आप npm इंस्टॉल लाजमी करोगे, बिकॉज आपको भी नोड मॉड्यूल्स वाला चाहिए ना जो जो इंपोर्ट किया हुआ है। खैर, ये हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ। ओके, सो रिएक्ट डोम होता है, हमने फनकारी मारी थी और इंपोर्ट रिएक्ट डोमी करके फ्रॉम रिएक्ट डोम कर लिया था, जो कि यहाँ पर ये नीचे कहीं जाके फोल्डर है, ये वाला, ये नीचे कहीं जाके फोल्डर आ जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने ये क्या बनाया था, दैट वाज कंपोनेंट। ठीक है, अब हम जा रहे हैं थोड़े से प्रोफेशनल की तरफ। मतलब कि जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यह एक खलारा सा पड़ा होता है जिसको हमने कल समेट दिया था। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं। मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए जब मैं यहाँ आ रहा हूँ आपके सामने अच्छा खासा कोड खुल जाए, आपको समझ ही ना आए कंपोनेंट्स कौन से हैं, बिकॉज रिएक्ट तो जावास्क्रिप्ट की है और ऑलमोस्ट सारी फाइलों के एंड पे जेएस ही है। अब कंपोनेंट के एंड पे भी जेएस है और बाकी फाइलों के एंड पे भी जेएस है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कंपोनेंट कौन सी है और बाकी फाइल कौन सी है? सो अब देखो, जैसे कि ये दैट इज नॉट कंपोनेंट, लेकिन ये वाली फाइल कंपोनेंट है। अब आम बंदा जो कि डेवलपर नहीं है लेकिन उसको पता है कंपोनेंट क्या होता है, तो वो देखकर बता नहीं सकता कि भाई इंडेक्स वाली फाइल कंपोनेंट वाली है या ऐप वाली फाइल कंपोनेंट वाली है, तो क्या मार दे तो अलग बात है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स वाले फोल्डर को इधर देखिए, हम कंपोनेंट्स वाले फोल्डर को अलग कर देंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे। हम कहेंगे हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इधर आ। ओके, अब हम इन फ्यूचर जितने कंपोनेंट्स बनाएंगे वो सारे के सारे इस वाले फोल्डर के अंदर होंगे, लेकिन उन सारे कंपोनेंट्स को कॉल करने के लिए, जैसे हमारी फाइल का वेबसाइट का मेन पेज कौन सा होता है, इंडेक्स पेज, उसी की बेस पे बाकी सारे के सारे पेज कॉल हो रहे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक कंपोनेंट होगा जो कि मेन होगा और बाकी इसके सारे के सारे कंपोनेंट इसी के थ्रू कॉल हो रहे होंगे। क्लियर? सो हम अपना एक app.js वाला कंपोनेंट बाय रखेंगे जिसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स को कॉल किया जा रहा है और बाकी ये जो ऊपर वाले फोल्डर है इसके अंदर हम अपने सब कंपोनेंट्स डाल देंगे। इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही फाइल है, इसको हमने छेड़ना ही नहीं। मतलब कि अब होगा क्या, index.js में हम जो चीज कॉल करने जा रहे हैं, जो कंपोनेंट कॉल करने जा रहे हैं वो ओनली ये वाला है और बाकी के जो कंपोनेंट्स कॉल होंगे वो इसमें। मतलब कि index.js के अंदर जो कंपोनेंट कॉल हो रहा है वो जस्ट एक है। अब बाकी हमारी साइड में एक कंपोनेंट है, 1,00,000 कंपोनेंट है, 1,000, 1 करोड़ कंपोनेंट है, 100 कंपोनेंट है, वो इसमें नहीं आने वाला, वो इधर ही रहेगा ताकि इससे क्लियरिटी होती जाए। फिर हम जितनी हेडर फाइल्स लगाएंगे, हमें राउट्स चाहिए, हमें चैट सिस्टम चाहिए, हमें बूटस्ट्रैप चाहिए, हमें jQuery चाहिए, वो हम सारी की सारी यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि दैट इज द मेन फाइल और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन है दूसरी वाली फाइलों में कर लेंगे। क्लियर? सो अब हम एक सब कंपोनेंट बनाकर देखते हैं। ठीक है, सब कंपोनेंट बनाकर देखेंगे, प्रॉप्स लगाएंगे, बूटस्ट्रैप लगाएंगे, फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, देन हम एक नेक्स्ट लेसन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये हमारी फाइल चल गई है। ओके, मैंने कुछ चेंजेस की थी इसके अंदर जाके, यहाँ पर जाके ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओके, सो ओके, इट्स वर्किंग। हमने क्या किया हुआ था लास्ट टाइम, इसको मैं बंद कर देता हूँ, हमारा काम जस्ट दो फाइलों में। हमने क्या किया हुआ था लास्ट टाइम, हमने ये h1 को कॉल किया था और मैंने एक और चीज बताई थी कि जब आप मल्टीपल लाइंस का कोड यूज करते हो तो आपको एक मेन डिव बनानी पड़ती है। ठीक है, एक मेन डिव आपको बनानी पड़ती है क्योंकि आप मल्टीपल लाइंस का कोड यूज कर रहे हो। सो अगर आप मल्टीपल लाइंस का कोड यूज नहीं कर रहे, सिंगल लाइन कोड है, तो आपको जस्ट ये करोगे तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को कॉपी कर लोगे ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये आपको एरर देना शुरू कर देगा, बिकॉज वो कहेगा मुझे एक बाउंड्री के अंदर लेके आओ ताकि मुझे पता लगे मैं इस कंपोनेंट से जा रहा हूँ। ठीक है,
सो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब इसको उसी डायरेक्शन में ले आता हूँ। ओके, सो पहले बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लें या कोई और चीज पढ़ लें? बूटस्ट्रैप आपको आता है तो हम पहले बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि ये आप जल्दी पिक कर लो। अच्छा जी, अब बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के मैंने जो तरीके बताए थे आपको जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे थे वो कौन कौन से थे? पहला तरीका कौन सा था? ऑनलाइन फाइलें अटैच कर लेना। दूसरा तरीका कौन सा था? उसको ऑफलाइन अटैच कर लेना। ठीक है, अब यहाँ भी हम दोनों तरीके यूज कर सकते हैं लेकिन दोनों में फर्क है। कैसे? एक तो मैं ऑनलाइन फाइल्स अटैच कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके, ये मैं सारी की सारी फाइलें उठाऊंगा यहाँ से। मैंने कभी अटैच नहीं की, मैं फर्स्ट टाइम अटैच कर रहा हूँ। ओके, क्या डायरेक्ट एनपीएम से भी हो जाता है ना? तजुर्बा तो करना है ना। वो ऑफलाइन है ना, वो ऑफलाइन। मैंने क्या बताया था, यहाँ तो ऑफलाइन अटैच करें या ऑनलाइन अटैच, दोनों अटैच करनी आनी चाहिए आपको। तो हम पहले ये तजुर्बा करते हैं फिर एनपीएम से डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसका तीसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर मैं ये वाली फाइलें, ये वाली कॉपी करके लगाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ लगाऊंगा? इंडेक्स डॉट जेएस में, यहाँ पे HTML में लगेगी, बिकॉज वो हमारी मेन फाइल है। अगर इंडेक्स डॉट जेएस में हम HTML का कोड कॉल करेंगे तो वो नहीं होगा। अच्छा, ये ट्राई करके देखते हैं वर्किंग। अब मैं यहाँ पर एक बटन लगा के देखता हूँ कि क्या ये बटन चल रहा है। लास्ट नेम बटन ओके, चल रहा है। ये क्या आ रहा है ऊपर? देखते हैं जी क्या आ रहा है। जूम करके ना ये सारा पड़ जाएगा। ओहो, हमने टाइटल के अंदर इसको प्रिंट कर दिया ना। अच्छा जी, एक तो तरीका था कि हमने ये कर दिया और ये वर्किंग में है, बट दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। क्यों नहीं? फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप की साइट डाउन हो जाती है, डाउन भी तो हो सकती है ना, खराब हो सकती है, सर्वर को आग लग सकती है। तो उनके सर्वर को आग लगनी है, हमारी साइट चलनी बंद हो जानी है। ठीक है, अब सेम उसी वर्जन की फाइल्स मैं कहाँ से ढूंढूंगा? ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किसके थ्रू करेंगे? npm के थ्रू करेंगे। तो इंस्टॉल बूटस्ट्रैप npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप कमांड थी। अच्छा, रिएक्ट का अपना बूटस्ट्रैप भी है, Vue.js का अपना बूटस्ट्रैप भी है और एंगुलर का अपना बूटस्ट्रैप भी है। ठीक है, सो वो भी यूज कर सकते हो आप। npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ओके, तो मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉलेशन फिर जा रहा है। अब ये क्या होगा, जब यहाँ से बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होगा तो इस बूटस्ट्रैप की फाइलें ये नोड मॉड्यूल के अंदर अंदर आ जाएंगे। एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर बनेगा, इसमें ऑटोमेटिक, फिर ये हम ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। जब हम कोई वर्जन नहीं लगाते ना, तब ये लेटेस्ट इंस्टॉल होता है जो वर्किंग में होता है, जो रिएक्ट ने अलाउ किया होता है। हाँ, तो फिलहाल हमने इंस्टॉल कर लिए, कर लेते हैं यूज। 5 में भी एरर्स है ना काफी सारे, तो कर लेते हैं यूज, देखते हैं क्या सीन। अच्छा, अब एक और बात, ये जो जितने पैकेजेस है ना, ये जो इसके अंदर आए हुए हैं, ये सारे के सारे पैकेज आपकी ये वाली फाइल में भी मौजूद होंगे। ये देखना, अभी हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, ये हमारा बूटस्ट्रैप वाला पैकेज भी यही कहीं आ जाएगा। इस फाइल को जरा बंद कर देते हैं 2 मिनट के लिए। ओके, वो देख आ गया, बूटस्ट्रैप आ गया। अच्छा, ये देखिए लाइन नंबर 9 पे बूटस्ट्रैप 5 आया हुआ है। मैं इसको 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 4 में कन्वर्ट करके npm अपडेट करूंगा, ये 4 में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि क्या हमारा ये इस फोल्डर में आया है।
बूटस्ट्रैप का फोल्डर ढूंढो भाई। ये बी फॉर बूटस्ट्रैप, ये है जी बूटस्ट्रैप, ये है जी डिस्क, ये है जी CSS एंड ये है जी JS। और बूटस्ट्रैप के साथ हमें एक और चीज चाहिए थी, वो क्या थी? बूटस्ट्रैप के साथ एक और चीज जो हमें चाहिए, jQuery भी तो थी ना। अच्छा, तो ये वाली फाइलों को फिर मैं खत्म कर देता हूँ। jQuery भी तो हम लगाते थे ना, सबसे पहले bootstrap.min.css, फिर jQuery, फिर ये वाली फाइल क्या नाम है इसका, सो ओके npm, इसका भी यही होगा, npm install jQuery होगा। ये देखो यही है। हमारी jQuery भी इंस्टॉल हो रही है। अब इसी तरह वालेकुम अस्सलाम, गुजरे हो? अब इसी तरह जिस तरह बूटस्ट्रैप का फोल्डर हमारे पास आ गया था, jQuery का फोल्डर भी आ गया होगा। ठीक है, फोल्डर को रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड J फॉर jQuery। देखो भाई jQuery का फोल्डर कहाँ है, ये आया पड़ा है jQuery का फोल्डर। इसके अंदर जाके डिस्ट में जाके फाइल का नाम क्या था, jQuery.min.js, और दैट इज द फाइल। तो अब हमें इसको लगाना है। मैं कहाँ लगाऊंगा अब बताओ? पहले हमने फाइल्स जब ऑनलाइन लगाई तो हमने लगाई थी यहाँ पे, लेकिन अब हम ऑफलाइन लगा रहे हैं बाय यूजिंग npm। तो कहाँ लगाएंगे? index.js में। जेएस में कैसे लगाएंगे? इंपोर्ट कहाँ करेंगे? ऊपर नीचे यहाँ कर दें इंपोर्ट। कैसे करेंगे इंपोर्ट? दिस वन, बिकॉज अब हम फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई फंक्शन इंपोर्ट नहीं कर रहे। ओके अच्छा, एक बात तो बताओ, ये मैं यहाँ डॉट लिख रहा हूँ और ये स्लैश लगा रहा हूँ, तो ये app.js क्यों आ रहा है? नोड मॉड्यूल क्यों नहीं आ रहा? डबल डॉट डालेंगे तो वो बाहर चला जाएगा। देखो, जब डॉट लगाते हैं दैट्स मीन कि वो करंट फोल्डर है, जब डबल डॉट लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है, जो आपका फोल्डर है उससे बाहर। अब क्योंकि index.js यहाँ पर है और नोड मॉड्यूल यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर डबल डॉट लगाने की जरूरत है। अब वो देखो आ गया नोड मॉड्यूल, ये ओके। अब देखते हैं, अब हमें क्या, कौन सा फोल्डर चाहिए? बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप का फोल्डर कहाँ है जी इसमें? ढूंढ लो भाई, ये बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश CSS स्लैश नो bootstrap dot min dot css, bootstrap dot min dot css, which one? ये जूम किया तो खराब हो जाएगा। अब ठीक है, bootstrap dot min dot css इसके अंदर ही कहीं होगी। ये देखो ये है, दैट इज द मेन फाइल। ओके नेक्स्ट। अच्छा ये चला के देखते हैं चल रही है कि नहीं चल रही। चल जाओ चल जाओ चल जाओ। ओके चल जाती है ये फाइल। अब तक हम अपने यहाँ पर आते हैं। ओके ये देखो मेरी फाइल वर्किंग में है इसको, ठीक है, वो नीचे सक्सेसफुल आ गया। अब
दूसरी फाइल कौन सी मुझे इंपोर्ट करनी है? jQuery की। तो मैं jQuery की इनको इकट्ठा भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा फिल वक्त हमें यही चाहिए, पता लग गया ना, इंपोर्ट करना आ गया, फाइल को खुद ही कर लेना। आप अच्छी चीज की तरफ जाते हैं। अच्छा अब हम बनाते हैं एक नया कंपोनेंट, ठीक है। नया कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? इसी तरह आप बाकी की सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। पैकेजेस पे डिपेंडेंट रहने की बजाय अगर आप कोड के साथ खेलने लग जाओ ना, तो फिर पैकेजेस आपको खुद ही आ जाते हैं। अगर आप कोड के साथ खेलते नहीं हो ना, तो फिर पैकेजेस आपको नहीं आएंगे। अच्छा ब्रेक थोड़ी सी लेट होगी, चल जाएगा? फिर ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाती है। अभी मैं अपना टॉपिक वाइंड अप करके चला जाऊंगा। अच्छा जी, मैं यहाँ बनाता हूँ कोई कंपोनेंट, मैं सब कंपोनेंट बना देता हूँ यहाँ पर। सब डॉट क्लियर, इसका एस कैपिटल रख देते हैं, बाद में प्रॉब्लम होता है ये। ओके अच्छा अब मुझे बताओ मैं यहाँ क्या करूँगा? नो, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? सबसे पहला स्टेप जाल्मो फंक्शन है सब ये। उसके बाद क्या था? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट था कि एक्सपोर्ट है? एक्सपोर्ट। आगे क्या था? डिफॉल्ट। आगे क्या था? सब। ओके उसके बाद इसके अंदर क्या था? रिटर्न। रिटर्न के अंदर ये दो ब्रैकेट्स हैं, ना लगाओ, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पर h1 कॉल कर रहा हूँ, आई एम सब कंपोनेंट। ओके अब इस कंपोनेंट को मैं कॉल करना चाहता हूँ इसके अंदर। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं यहाँ पर इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा। तो इंपोर्ट सब फ्रॉम, कहाँ है ये कंपोनेंट? अब जो हमने इसके अंदर पास देना है वो इसके हिसाब से देना है। तो क्या होगा? डॉट स्लैश कंपोनेंट, फिर स्लैश सब डॉट जेएस लगा दो, नहीं लगाना तो सकते। अब ये क्या एरर आ रहा है कि सब इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, दैट्स व्हाई रिएक्ट इज वेरी फास्ट। हाँ ये लो जी, ये ओके, आई एम सब कंपोनेंट, क्लियर? अब इसी तरह हम कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स बना सकते हैं। हेडर का कंपोनेंट अलग, फुटर का अलग, कंटेंट का अलग। अब दरमियान वाला कंटेंट है उसको हम प्रॉप्स में डाल सकते हैं। ऑन क्लिक पे कंपोनेंट चेंज होते रहते हैं। क्लियर? आगे चलें? क्लियर? एनी क्वेश्चन कंपोनेंट्स का? बाद में ना कहना समझ नहीं आई। सर हमने कोई कंपोनेंट बनाया है, हाँ, और उसका हमने शो करना है, तो एडजेएस में क्या कहते हैं उसके साथ लिंक करना? नहीं हम इसमें भी ड्रैग कर सकते हैं, ये देखो इसमें इंडेक्स में भी डाल सकते हैं। इंडेक्स में भी जा सकते हैं, ये देखो मैंने ये है ना, मैं इसको सब कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी इस वन, मैं कह रहा हूँ इसको जहाँ मर्जी कॉल कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। कोड, कोड के साथ खेलने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से फाइलें बनाओ, अपनी मर्जी से लगाओ। और ये देखो, ये कॉल हो गया, आई एम सब कंपोनेंट, ये मेरा सब कंपोनेंट है, मैं इसको कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें बाद का सॉफ्टवेयर में ऐसी होती हैं जो आपको एक पेज के अलावा मल्टीपल पेजेस में भी चाहिए होती हैं। तो आप बार बार कॉल करने की बजाय क्या करोगे? जैसे हेडर है, बार बार हेडर हर पेज में कोड करने की बजाय कंपोनेंट बना के उसको कॉल कर लो। सवाल आता था ना पहले जेन में जब आप लोग HTML का आपने काम किया कि सर ये बार बार हेडर को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। अब क्या करोगे? अब आप एक हेडर बनाओगे, उसको अपने पेज में कॉल कर लोगे और वो हेडर जैसे मर्जी काम कर रहा हो, ठीक है ना? यानी कि अब हम एक हेडर में चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस सारी वेबसाइट के हेडर्स के अंदर जाएंगे। क्लियर? तो दोबारा रिपीट करते हैं, ये नोड मॉड्यूल्स, ये पब्लिक, ये सोर्स, और इसके अंदर index.js हमारी मेन फाइल, फिर app.js हमारा मेन कंपोनेंट, फिर उसके अंदर हम जो मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने हैं वो ये वाले कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद हम राउट्स भी बनाना सीखेंगे। पहले आप लिंक्स बनाते थे, क्लिक किया दूसरे पेज पे गए, फिर क्लिक किया फिर दूसरे पेज पे गए, लेकिन अब हम राउट्स बनाएंगे। लेकिन राउट से पहले आपको ये चीजें आना जरूरी है। ऑनेस्टली 1 घंटे में ये पूरा का पूरा पढ़ा जा सकता है, लेकिन आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम है। एक टाइम देखेंगे नहीं प्रैक्टिस करोगे, पढ़ा के पढ़े मारेंगे, फिर अगले रिएक्ट नेटिव पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज नॉट अवर टॉपिक।
ओके, मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ। वर्किंग फाइन। अच्छा, अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इंटरनेट बंद भी हो जाए तब भी हमारा ये बूटस्ट्रैप चलता रहेगा, रिएक्ट हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको ऑफलाइन इंस्टॉल करने का मकसद ये है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास कोई डाटा भी तो है ना। अब देखो, हम यूट्यूब पे जाते हैं या ये गूगल पे है, ये गूगल पे है, तो ये सारे का सारा डाटा कहाँ से आ रहा है? इसके दो तरीके हैं। या तो एक बंदा इधर बैठा हुआ है, आप सर्च करते हो वो जल्दी टक 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 करके लिख के आपको दे देता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा क्या हल है? दूसरा हल है वो डाटा कहीं ना कहीं स्टोर है। वो स्टोर कहाँ है? डाटाबेस के अंदर स्टोर है। अब वो डाटाबेस के अंदर से डाटा निकल रहा है और निकल कर यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। अब डेटाबेस कोई भी हो सकती है, ठीक है। मोंगोडीबी हो सकती है, ग्राफ एसक्यूएल हो सकती है, माई एसक्यूएल हो सकती है, एनी डेटाबेस एपीआईज हो सकती है। और जहाँ जिस टेक्नोलॉजी में शोर है वो भी कोई भी हो सकती है, रिएक्ट हो सकती है, व्यू हो सकती है, एंगुलर हो सकती है, नेटिव हो सकती है। इनके दरमियान में भी तो कोई बंदा एक राब्ता कर रहा है ना। कोई फंक्शन ऐसा है जो उधर से डाटा उठाता है और उधर लेकर जाता है। हाँ, फंक्शन फंक्शन कोई एक फंक्शनैलिटी ऐसी बनी होगी जो उधर से डाटा लेकर जा रही है, उधर डाटा छोड़ रही है। हमने क्या पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में? इवेंट्स पढ़े थे। ये काम इवेंट्स भी करती हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था एजेएक्स भी एक चीज होती है, बताया था ना एजेएक्स। ये काम एजेएक्स भी करती है, ठीक है। ये काम इवेंट्स भी करते हैं, ठीक है। ये काम सिंपल हमारे लिंक्स भी करते हैं और ये काम प्रॉप्स भी करते हैं और ये काम स्टेट्स भी करती हैं। सो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि प्रॉप्स क्या होता है। मैं आपको डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं गूगल से इस वजह सर्च करता हूँ ताकि आप लोगों को गूगल से सर्च करना आए। ओके, प्रॉप्स इन रिएक्ट। प्रॉप्स रिएक्ट जेएस में भी हैं, प्रॉप्स एंगुलर में भी हैं और प्रॉप्स व्यू जेएस में भी है। सबका तरीका कार सेम है, ठीक है। सिंटैक्स में थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा फर्क है अभी रिएक्ट में नए लेटेस्ट वर्जन में, लेकिन आपको समझ आ जाएगा अगर आप इस्तेमाल करने वाले बंदे हो तो। कभी भी कोई भी चीज समझनी है ना, तो आप अपने टीचर के अलावा जहाँ समझ सकते हैं वो आपकी लर्निंग वाली मेन वेबसाइट पर है, जैसे कि रिएक्ट है। रिएक्ट जेएस की जो सही वाली इंफॉर्मेशन है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगी, उसके अलावा कहीं नहीं होगी। मैंने भी अपने आर्टिकल्स अपलोड किए हुए हैं, लेकिन मैंने कहाँ से हेल्प ली है? मैंने भी इधर से ही हेल्प ली है, क्योंकि रिएक्ट मेरी अपनी लैंग्वेज नहीं है। हाँ, इसमें जो मैं आसानी पैदा कर सकता था वो आसानी मैंने लास्ट में पैदा की है, क्योंकि इन्होंने टू द पॉइंट बात की हुई है। इनके मुताबिक रिएक्ट हर बंदे को आता है। अब अगर हर बंदे को आता है तो आपको तो ये कोर्स करने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर आसानियां हम लोग पैदा करते हैं। सो कोशिश करो कि सबसे पहले इधर से सीखो, इधर से नहीं समझ आएगा फिर आगे जाएंगे। ओके जी, अब देखो, अब यहाँ पर अच्छा ये समझ आ रहा है? हाँ, और हम इसको सॉल्व ये रट के बताएं भाई, शांत समझ आ रहा है? क्या है बड़ा? बेसिकली ये हिस्सा कंपोनेंट का है, ये सिंटैक्स डॉट जेएस का। हमने क्या किया हुआ है? रिएक्ट डोमी डॉट रेंडर। इन्होंने क्या किया हुआ है? कांस्टेंट रूट रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, फिर उसमें एलिमेंट ये डाला हुआ है, ये वेलकम, इसको कॉल किया हुआ है। बेसिकली ये अलग फाइल है, उन्होंने समझाने के लिए लिखी हुई है, और उसके बाद रूट डॉट रेंडर कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये समझाने के लिए लिखा है, हमने थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा हुआ है। ओके, सो अब हम आते हैं प्रॉप्स की तरफ। प्रॉप्स क्या करते हैं? प्रॉप्स की डेफिनेशन इधर कहीं लिखी होगी, मैं बता देता हूँ, खुद ही पढ़ लेना। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को पास करने के लिए यूज होते हैं प्रॉप्स। अब डाटा क्या हो सकता है? यूजर्स के डाटा भी हो सकता है, आपकी टाइमलाइन का डाटा भी हो सकता है, यूट्यूब की वीडियोस की फॉर्म का डाटा भी हो सकता है ना डाटा।
यूट्यूब की वीडियोस की फॉर्म का डाटा भी हो सकता है, या आप समझ लो जिसे कहते हैं यूट्यूब की वीडियोस की फॉर्म का, या फेसबुक की टाइमलाइन जो होती है वो भी डाटा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना, वो भी प्रॉप्स ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक सिंपल डाटा कॉल करके देखते हैं सबसे पहले, फिर इन फ्यूचर हमने जो करना हुआ कर लेंगे। टाइम भी हमारे पास कम है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी लेट। लेट क्या था, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता था। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में और क्या होता है, वार होता है, कांस्टेंट भी होता है। वार हम हर जगह यूज करते हैं। मैं लेट यूज कर रहा हूँ, मैं लेट यूज कर रहा हूँ जी, लेट को मैं यूज चेक करके मैं कह रहा हूँ यूजर। ओके, इसको मैं यूजर देके तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी। ओके, उसके बाद वो कह रहा है यूजर इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज, तो मैं कह रहा हूँ इसको तुम कॉल कर दो डाटा के अंदर जाके। मुझे याद नहीं है सीरीज सही तरह से हम कॉल कैसे करते थे, लेकिन खैर मैंने कॉल कर दिया। अब मेरा ये वेरिएबल यूजर का जिसके अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू मेरी इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होके यहाँ से दूसरे कंपोनेंट में जा रही है। ये कंपोनेंट कौन सा है, ये सब वाला कंपोनेंट है। अब मैं जाऊंगा सब वाले कंपोनेंट में, इसको कॉल करूंगा। मैं कॉल कैसे करूंगा, हमारे पास इन लोगों ने हमें कहा है कि फंक्शन वाला ऊपर जो लिखा हुआ है उसके अंदर एक पैरामीटर पास करवाना, यानी कि दूसरे कंपोनेंट से आने वाली वैल्यूज को रिएक्ट में क्या कहते हैं, प्रॉप्स। तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करवाऊंगा प्रॉप्स, इसके अलावा मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करवाऊंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा आई एम दिस वन एंड प्रॉप्स डॉट, ये मैंने क्या नाम रखा था, डाटा। मैं इसको डाटा को कॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरह करके। ओके, आई एम दिस वन। अब देखना जरा, अब मैं इस जगह पर जाके, तो ये आ गया, फिर आगे इस जगह पर जाके मेरा पूरा नाम ये आ गया। ठीक है, क्या हो रहा है, यहां से वैल्यू लेट में जा रही है, यहां से प्रॉप्स में कॉल हो रही है, और प्रॉप्स में कॉल होने के बाद मेरे सब कंपोनेंट में इसको प्रिंट किया जा रहा है। क्लियर। अब अगर मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूं यहाँ पर, जिसका मैं नाम रख देता हूँ सब टू डॉट जेएस, एंड इसके अंदर भी एक फंक्शन बना देते हैं, इसका नाम भी रख देते हैं सब टू, और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये देखो हमने इसका कैपिटल लिखना था, स्मॉल भी लिख दो तो चल सकता है, लेकिन जो रूल आप बनाओगे वही यूज करो तो ज्यादा बेस्ट। सब टू, ओके, ये आ गया। अब यहाँ क्या करना है, मुझको रिटर्न करना है। रिटर्न करके div जाना है अपने। ओके, अब यहाँ आपको रिटर्न करके क्या करना है, एक div लगानी है, एक div लगा के फिर दोबारा h1 लगाना है हमें, यहाँ हमें h2 लगा देते हैं ताकि हमें कंपोनेंट कंपोनेंट में फर्क पता लग जाए। ओके, h2 लगा के आए हैं सेकंड, और पहले इसको कॉल करके देख लेते हैं। कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं कैसे कॉल करूंगा, मैं दोबारा पर इंपोर्ट लगा दूंगा, इंपोर्ट सब टू फ्रॉम डॉट, ठीक है, सब टू। ओके, क्लियर। अब सब टू को डिफाइन कर लिया लेकिन यूज नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पर सब टू को यूज भी करने लगा हूँ। सब टू, ये इसको भी मैं डाटा ही कह देता हूँ, इसके अंदर भी मैं यूजर ही कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब हाँ हाँ, अब सब टू में मैं जाऊंगा, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉप्स एंड आई एम सेकंड दिस वन, और प्रॉप्स डॉट
डाटा। ओके, इट्स वर्किंग, यस वर्किंग। यानी कि हम एक डाटा को, क्या हमें पता लगा, हम एक डाटा को मल्टीपल कंपोनेंट्स में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम एक डाटा को मल्टीपल कंपोनेंट्स में कॉल कर सकते हैं, या एक ही कंपोनेंट में मल्टीपल डाटा भी कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि डाटा हमारा अरे की फॉर्म में होता, अरे का पता है ना क्या होती है, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज। तो हो सकता है ये डाटा हमारा अरे की फॉर्म में होता और हम इस अरे को एक ही कंपोनेंट में कॉल करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेयर इज द यूट्यूब, ये यूट्यूब में हुआ होगा। अब गौर करना, अब आपको समझ आएगा ये क्या हुआ होगा। अब देखना, अब आपको समझ आएगा ये क्या हुआ। ये सिर्फ एक कंपोनेंट है, प्रॉप से अरेज की फॉर्म में डाटा आ रहा है, ये एक ही कंपोनेंट बार बार कॉल होता जा रहा है। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह जब आप इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट को देखते हो तो देखना ये सारे का सारा कोड जितना भी आ रहा है वीडियोस का, ये सेम आ रहा है। ये देख रहे हो, ये देखो कंपोनेंट का नाम देख रहे हो, ये कंपोनेंट का नाम है, ये दूसरा कंपोनेंट का नाम, ये कंपोनेंट सेम है लेकिन ये लूप चल रहा है। समझ आया? अब क्योंकि वीडियोस का व्यू तो सेम ही रहना है ना, तो इसका मतलब है मैंने क्या बताया, एक डाटा मल्टीपल कंपोनेंट्स में भी कॉल हो सकता है, ठीक है, और एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल डाटा भी कॉल हो सकता है। तो वो क्या किया गया है, वो जस्ट एक लूप चलाया गया है। वो देखो, आप डाटा की तरफ जरा गौर करो, यूट्यूब के ऊपर डाटा की तरफ जरा गौर करोगे तो आपको पता लगेगा ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये सेम है, दिस वन दिस वन दिस वन, यानी कि ये एक ही कंपोनेंट है जो कि बार बार कॉल किया जा रहा है, अंदर की वैल्यूज चेंज होती जा रही है। कल हम इंशाल्लाह ताला एग्जैक्ट यही चीज करके देखेंगे। कल हम एक ही कंपोनेंट को बार बार कॉल करके देखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, फिर हम डाटाबेस की तरफ जाएंगे, फिर हम एपीआई की तरफ जाएंगे, फिर हम एपीआई से डायरेक्टली करंट सिस्टम बनाएंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चन? फिर सोच लो। अभी आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है, आप